देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया, थोड़ा रिकैप करते हुए आगे बढ़ूंगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये सब यूज होता है भाई। वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और क्या हो, और ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉलो भी करता हो, उसी को वेक्टर बोल सकते हैं। सबको वेक्टर नहीं मानते। कौन सा सिस्टम है, निकलेंगे। एनी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर कब मानते हैं भाई? जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कौन कौन? नेगेटिव, डायरेक्शन और बिहेवियर। अगर वेक्टर हो तो वेक्टर की तरह बिहेव करो। जिस तरह से बाकी वेक्टर ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, उस तरह से हर वेक्टर क्वांटिटी को होना पड़ेगा। खड़े रहने का इंतजाम करने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, देखते चलो भाई फटाफट। तो हम लोगों ने देखा भाई वेक्टर तो इस तरह से डिफाइंड है। इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या थे? तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो बताया था कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन के टाइम में ध्यान रखते हैं कि एरो से रिप्रेजेंट किया जाए वेक्टर क्वांटिटी को, और एरो का लेंथ कितना लेना है भाई? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल। कैसा लेना है? प्रोपोर्शनल लेना है, ऐसा। फिर एडिशन देखा था, थोड़ा सब्ट्रैक्शन अभी तक नहीं देखा है। मल्टीप्लिकेशन में स्केलर के साथ देखा है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देखा। आज कोशिश करेंगे डॉट प्रोडक्ट देखने का। पहले थोड़ा रिकैप करें हम लोग। और यूनिट वेक्टर देखा था और रिजॉल्व करना सीखा था। ये देखा था यूनिट वेक्टर एंड रिजॉल्विंग वेक्टर, और एडिशन का कुछ पार्ट किया था। क्या किया था वो मैं 5 मिनट में रिकैप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट करने में एनी वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ो क्या लिखा है? ये बताया था, डायरेक्शन से बताएंगे एरो दिखा करके। फॉर एग्जांपल ये है 4 मीटर पर सेकंड, ये ब्लॉक जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो 3 मीटर पर सेकंड वाले को इससे छोटा वेक्टर दिखाने पड़ेंगे, 2 वाले को और स्मॉल दिखाने पड़ेंगे। इस तरह से डायरेक्शन दिखाने पड़ेंगे एरो से, और इस तरह से दिखाते थे। और ऐड करना हो जब भी, मान लो 2 डिस्प्लेसमेंट हुए, एक इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो इधर कुछ और डायरेक्शन में हुआ। अब इसका वेक्टर सम करते हैं तो ये मिलता है रिजल्टेंट। 2 हम लोगों ने लॉ देखा था, ट्रायंगल लॉ एंड ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये 3 तरह के लॉ थे, लेकिन 2 लॉ मेन है, पहले उन दोनों को जानने थे। जब भी कोई 2 वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका मतलब इन 2 का वेक्टर सम करेंगे तो ये मिलेगा रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ कहता है कि एक के हेड पे दूसरे का टेल डाल दो तो ये मिलेगा रिजल्टेंट। ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड इज द रिजल्टेंट। भाई पीछे वाले ध्यान रखो, ये पहले से पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ध्यान दे। तो ट्रायंगल कंप्लीटिंग साइड शोज रिजल्टेंट वेक्टर, यही होता है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था भाई कि इसमें ट्रायंगल लॉ को समझा जाए, तो ट्रायंगल लॉ मैंने बताया था कि इसमें हेड टू टेल का मैचिंग होता है, और कोई भी वेक्टर को अपने ही पैरेलल शिफ्ट कराए तो वो चेंज नहीं होता। एनी वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है। एनी वेक्टर जिसका लेंथ सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम रहे, तो वो वेक्टर वही का वही रह जाता है। 10 मीटर पर सेकंड अगर ये है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी। पैरेलल शिफ्टिंग विल नॉट चेंज वेक्टर। जब तक इसका मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड डायरेक्शन सेम रहे तब तक ये वेक्टर यही का यही है। सो ट्रायंगल ऑफ एडिशन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था? हेड टू टेल मैचिंग करें। इन दोनों वेक्टर जिनको ऐड करने हैं, रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों के किसी भी वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मैचिंग कराएं। हेड ऑफ एनी वन वेक्टर, इधर 1 और 2, ए और बी, should be matched with the tail of the other vector, and triangle completing side will be the resultant. So the resultant by triangle completing side. So the resultant by triangle completing side. तो इस तरह से दिखा दिया हम लोगों ने ये ब्लू कलर से। अब ये भी बताया था कि अगर ए के हेड पे बी का टेल रखो तो ये मिला रिजल्टेंट, या फिर बी के हेड पे ए का टेल रखो तब भी वही मिला रिजल्टेंट, क्योंकि ये बी वेक्टर है अगर, तो ये भी बी वेक्टर है, और ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है। पैरेलल शिफ्टिंग विल नॉट चेंज वेक्टर। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर को हेड टू टेल मैचिंग कराया और ये मिला रिजल्टेंट। बी के हेड पे ए का टेल मैच कराया तो भी मिला रिजल्टेंट सेम रिजल्टेंट होता है।
सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे भाई? फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे? हेड और टेल का मैचिंग करते थे। ध्यान रहे भाई, हेड टू टेल का मैचिंग करके फिर क्या करते थे? ट्रायंगल कंप्लीट नहीं करते थे, क्या करते थे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे। इसमें हेड हेड मैचिंग या टेल टेल मैचिंग, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चल सकता है। तो अगर मान लो टेल टेल मैचिंग किया तो बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा करके लाए, यहाँ पे फिक्स कर दिया, ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कराए, इसी के टेल से मैच कर दिया। हेड टू टेल मैचिंग हो जाने के बाद पैरेलल कंप्लीट करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। हेड टेल मैचिंग होने के बाद इसके पैरेलल, ए के पैरेलल इधर चलेंगे डॉटेड, बी के पैरेलल उधर चल गया डॉटेड, और इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए तो डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम तो यही बोलता है, क्या होता है भाई? डायगोनल विल बी रिजल्टेंट। कौन सा डायगोनल? ये वाला डायगोनल नहीं, ये वाला डायगोनल थ्रू द कॉमन पॉइंट। जो टेल टेल मैचिंग कराया है तो टेल टेल वाला कॉमन पॉइंट से ये डायगोनल चलेगा, यही होगा रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ कहता था हेड टू टेल मैचिंग करो, ये मिलेगा रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ कहता है टेल टेल मैचिंग कर दो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायगोनल से दिखाओ रिजल्टेंट। चाहे तुम टेल टेल मैचिंग किए या हेड हेड मैचिंग भी कर सकते हो। अगर हेड हेड मैचिंग किया तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का क्या हुआ? यहाँ पे हेड हेड मैचिंग। क्या हुआ? क्या हुआ? तब पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ और ये मिल गया डायगोनल थ्रू द कॉमन पॉइंट। अगर हेड का मीटिंग पॉइंट है तो डायगोनल जो हमारा ये बनेगा, दैट इज रिजल्टेंट जो बनेगा उसका हेड भी यही होगा। अगर टेल टेल मैचिंग है तो रिजल्टेंट का टेल भी यही होगा। इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग ग्राफिकली रिजल्टेंट निकालते हैं। ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ, बताया था दोनों रिजल्टेंट सेम ही देता है, दोनों रिजल्टेंट सेम देता है। कैसे भाई? तो यहाँ दिख रहा है ए के हेड पे बी का टेल, ये मिला रिजल्टेंट, बी के हेड पे ए का टेल, ये मिला रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, दोनों का टेल टेल मैचिंग, ये मिला रिजल्टेंट, दोनों का हेड हेड मैचिंग, तो भी ये मिला रिजल्टेंट। रिजल्टेंट सेम मिलेगा। अब कितना मिलेगा तो उसके लिए हम लोगों ने ऑब्टेन किया था। कितना मिलेगा भाई? तो उसके लिए देखा था रिजल्टेंट निकालना, फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना, ये भी देखा था। इसलिए तो हम लोग फास्ट चलें, जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले और फिर आगे बढ़े हम लोग। सबने कवर तो कर लिया होगा, जिसका छूटा था वीडियो से कवर कर लिया होगा। बिना कवर किए तो नहीं पे बैठे हुए हैं, जो वेक्टर किए ही नहीं, छूटा हुआ है, किए नहीं, एक भी नहीं। नहीं रेगुलर क्लास में यही तो रेगुलर में हुआ था, तो वही है, वही तो है, दो ही हुए अब तक क्लास, वेक्टर के दो ही क्लास हुए। तो ये सब तो किया हुआ है। तो इसमें रिजल्टेंट देखो भाई, अभी तक तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ए के हेड पे बी का टेल रखो, ट्रायंगल लॉ से निकालो रिजल्टेंट या पैरेललोग्राम लॉ से निकालना, तो यही है रिजल्टेंट। लेकिन ये रिजल्टेंट कितना वैल्यू का है, किस डायरेक्शन में है, ये निकालना देखा था हम लोगों ने। तो कैसे निकाला भाई? तो ए के हेड पे बी का टेल लगा के ट्रायंगल लॉ बना लिया, इसका हमें रिजल्टेंट चाहिए, ये रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए। तो ये तो ए लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग सिंपली ए भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम लोग सिंपली बी लिख सकते हैं। एरो नहीं लगाया मींस ओनली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हट गया, तो ये हटा हुआ बी ए है, इधर वाला बी है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है भाई? एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द two vector smaller angle subtended between the two vector when their heads are meeting or their tails are meeting। दोनों का हेड हेड या टेल टेल मैचिंग करा दो। टेल टेल मैचिंग कराया तो यह एंगल स्मॉलर एंगल, लार्जर वाला एंगल नहीं लेने हैं, स्मॉलर वाले लेने। या फिर हेड हेड मैचिंग कराया तो भी ये लार्जर एंगल नहीं लेने हैं, स्मॉलर एंगल लेने। टेल टेल मैचिंग कराओगे तो भी स्मॉलर, हेड हेड मैचिंग कराया तो भी स्मॉलर। ये ए वेक्टर है हॉरिजॉन्टल और बी वेक्टर है ऐसा वाला, बी ये चाहिए। हेड हेड कराना है तो ब्लू वाला, टेल टेल कराना है तो रेड वाला। स्मॉलर एंगल ले लिया, कोई भी एंगल, अगर ए है ये और बी है ये, तो इसको हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? क्योंकि यहाँ हेड टू टेल मैचिंग है। एंगल तभी देखते हैं दो वेक्टर के बीच में जब दोनों का हेड हेड या टेल टेल मैचिंग हो जाए। तो इसको मैचिंग करने के लिए पैरेलल शिफ्ट किया, चाहे हेड हेड या टेल टेल, तब जाकर देखते हैं। ऐसे देखने से एंगल नहीं होगा। इसलिए इस ए वेक्टर को आगे बढ़ाओ, इस ए वेक्टर को आगे डॉटेड से बढ़ाया तो अब क्या होगा? ये ए वेक्टर अब ये हो गया टेल टेल मैचिंग, तब ये एंगल ले सकते हैं। लार्जर को छोड़ेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, ये समझते हैं हमको। तो ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे जो डिसाइड करने थे वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया जाए और ये वाला हो जाएगा, दोनों का टेल टेल मैचिंग हो जाएगा। ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, दोनों का टेल टेल मैचिंग है, ये मिला एंगल।
अब ये अगर थीटा है तो ये वाला सामने वाला क्या होगा, बी साइन थीटा बताया था, और ये वाला बी कॉस थीटा। कैसे ऐसे हुआ भाई, तो साइन थीटा लेकर के देख ले, साइन थीटा लोगे तो ये वाला BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज B, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज B, मैग्नीट्यूड ऑफ B, इसलिए BC क्या होगा, B sin थीटा। BC क्या होगा, B sin थीटा। और ये वाला क्या होगा भाई, तो cos थीटा निकाले, cos थीटा का वैल्यू होगा इसमें इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इज बेस AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज B, AC is equal to B cos थीटा। तो AC is equal to B cos थीटा। इट मींस ये B cos थीटा है, ये B sin थीटा है। आगे के लिए बोला था कि याद रखना, क्या याद रखना भाई, कि एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा और साइड वाला बेस होता है हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। ये तो याद है सबको, बाद में इसको बार-बार दिखाया नहीं जाएगा ऐसे करके, आपको याद ही रखने हैं। अब जब ये पता है A है, ये वाला B cos थीटा है, इट मींस ये टोटल साइड O से लेकर C तक क्या हो गया, A प्लस B cos थीटा, और ये वाला B sin थीटा। इसलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल कौन सा, OBC, इस ट्रायंगल में ये रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए लिख सकते हैं OB का स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर इज OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये हो गया A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर इज द रिजल्टेंट वैल्यू स्क्वायर। और इस तरह से इसको आगे बढ़ाया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर वाला एक साथ कर दिया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। उस हिसाब से हम लोगों ने कर दिया काम, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, रिजल्टेंट मिला हमें अंडर रूट लगा, क्योंकि रिजल्टेंट का स्क्वायर मिला था इसलिए ये मिला रिजल्टेंट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मिला बोलो, देखो यार तू बोलता नहीं है, क्या हो गया, गला खराब है, गला खराब है, तुम मुंह चलाया कर तुमसे, जो करते हैं ना एक्टर लोग एक्टिंग, गाना कुछ तो नहीं गाते हैं, कोई और मुंह हिलाते रहते हैं, तुम भी हिलाते हैं। इसका स्पेशल केस देखा था, स्पेशल केस क्या हो सकता है भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर तो A है, दूसरे का B है, A B जो भी होना है हो जाएगा, लेकिन एंगल बदल सकते हैं हम लोग। एंगल कितना हो सकता है, तो वेक्टर A को मान लो फिक्स किया ऐसे, B ये हो गया तो ये स्मॉल एंगल है 30 डिग्री, ऐसे कर दिया 60 डिग्री, ऐसे कर दिया वेक्टर B को, A वही है 90 डिग्री हो गया, ऐसे कर दिया तो और 120 हो गया, ऐसे कर दिया 150 हो गया, ऐसे कर दिया 180 हो गया, ऐसे कर दिया तो 120, क्योंकि टेल टेल मैचिंग, तो ये एंगल लेंगे, ये एंगल नहीं लेंगे। सो एंगल मैक्सिमम जो हो सकता है 0 to 180 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। सो 0 to 180 हो सकता है, तो जीरो वाला केस कब भाई, A वेक्टर ये है, B वाला ये है, 60 डिग्री बना, 30 डिग्री बना, 10 डिग्री बना, 2 डिग्री बना, 0 डिग्री बना, मतलब सेम डायरेक्शन होगा, तो cos 0 डिग्री 1 दैट इज A प्लस B का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे A प्लस B, इट मींस सेम डायरेक्शन में होगा, तो 4 वैल्यू 2 है। मान लो यहाँ से 5 मीटर गया, गोलगप्पा खाया रमेश, फिर 4 मीटर गया, रसमलाई खाया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब रसमलाई चबा रहा हो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना, 9, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हुआ है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर चले, परपेंडिकुलर जाएगा तो मान लो इधर गया 5 मीटर, तो इधर गया 4 मीटर, तो इस कंडीशन में ये रिजल्टेंट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला तो है, ये तो सारे एंगल के लिए वैलिड है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस वैसे भी cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos 90 मींस कितना, 0, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, और ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो ऐसे भी आना चाहिए था कॉमन सेंस से, और ऐसे भी आ रहा है, फॉर्मूला भी बता रहा है। जब अपोजिट होंगे तो क्या होगा, क्योंकि cos 180 क्या होता है, -1, तो A माइनस B का होल स्क्वायर का अंडर रूट लगाएंगे, A माइनस B, डिफरेंस बिटवीन द टू, ये सब बताया था। ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इस फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख सकते हैं, देखा भी था। A का वैल्यू B का वैल्यू दोनों का सेम, और रिजल्टेंट फाइन रिजल्टेंट निकालना था जिसमें हमने A और B के बीच में ये ऐसे 120 दिखा दिया था। तो तुम्हें एंगल 120 नहीं लेने पड़ेंगे, क्या एंगल लेने पड़ेंगे, 60 डिग्री लेने पड़ेंगे, और तब निकालने पड़ेंगे। दोनों का वैल्यू रखो और एंगल 60 डिग्री यूज करो, क्योंकि 120 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एंगल बिटवीन A एंड B नहीं है। याद है? चलो, और हम लोगों ने कुछ देखा था, वो था नल वेक्टर। क्या था? और से क्या लिखा है,
बोलो जोर से। डायरेक्शन क्या होता है? अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेट डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर है जीरो वेक्टर है, तो ये तो जरूर पता है कि इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन ये अपने पॉकेट में रखा हुआ है, डायरेक्शन दिखाता ही नहीं है। जीरो वेक्टर के पास डायरेक्शन तो है, ये तो पता है, डायरेक्शन रखा हुआ है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा कि नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ, क्योंकि उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड होता तब ने दिखाता कि राइटवर्ड में है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, किधर है। कुछ भी मैग्नीट्यूड होता तो एरो दिखा पाते, मैग्नीट्यूड ये जीरो है तो वो दिखाई नहीं पाता। लेकिन ये पता है कि ये डायरेक्शन रखा है, क्योंकि वेक्टर है, क्योंकि क्या है ये वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन जरूर होता है, इसलिए डायरेक्शन तो है। और बताया था यूनिट वेक्टर, सबने कवर किया हुआ तो है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वन वैल्यू वाला वेक्टर, एनी वेक्टर whose value is 1। 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन? जे कैप किधर और के कैप और माइनस आई कैप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। माइनस आई कैप लेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई कैप लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सारे है ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। और तब हम लोग रिजॉल्व करना सीखे थे, याद होगा रिजॉल्व करना। किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना कि दोनों को वेक्टर सम करें तो वापस ओरिजिनल मिल जाए। रिजॉल्विंग इज अपोजिट ऑफ स्प्लिटिंग, अपोजिट ऑफ एडिशन, और एडिशन इज अपोजिट ऑफ रिजॉल्विंग। एडिशन में क्या करते हैं, दो को मिला के एक बनाते हैं, और रिजॉल्विंग में एक को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं कि इनका वेक्टर सम ओरिजिनल हो जाए। यही होता है। तो स्प्लिट करने हैं दो पार्ट में, चार पार्ट में, जितने पार्ट में करो, सच दैट कि ऑल पार्ट व्हेन एडेड वेक्टोरियली विल प्रोड्यूस द सेम ओरिजिनल रिजल्टेंट सिंगल, जिसका स्प्लिटिंग हुआ है। यही इसका मीनिंग था। और इस मीनिंग के बेसिस पे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इंटरेस्ट लिया। किसमें इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो और हम लोगों ने देखा था भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या देखा था? दो पॉसिबिलिटी है वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करने की। कौन कौन? बाई स्केलर या फिर वेक्टर। दूसरे वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या स्केलर से मल्टीप्लाई करें। वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो अलग अलग टॉपिक निकल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ए डॉट बी अलग है, ए क्रॉस बी अलग है। आज हम लोग ए डॉट बी पे पहुंचेंगे। ठीक है, और स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हो मींस सम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, के से स्केलर। सपोज ए का मल्टीप्लिकेशन किया किससे? के से। ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किससे किया? के से। पीछे वाले पहलवान ध्यान रखना, तो के से मल्टीप्लाई किया तो इसका एक न्यू वेक्टर प्रोड्यूस हुआ इस मल्टीप्लाई करने से। न्यू वेक्टर जो प्रोड्यूस है इसका वैल्यू क्या होगा? C का वैल्यू क्या होगा? जो A का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई K का वैल्यू। K का वैल्यू 5 है, तो इसका मैग्नीट्यूड से 5 टाइम्स ज्यादा, इसका खुद मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, और इससे 5 टाइम्स मींस कितना वैल्यू का हो जाएगा? 10 वैल्यू का हो जाएगा। अगर ये -3 हो तो इसके वैल्यूज में 3 टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट। बताया था कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर हमारा कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? सी, नल वेक्टर बन जाएगा, जीरो वेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर ये ए वेक्टर है मान लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? डायरेक्शन सेम रहे और मैग्नीट्यूड डबल। अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स होकर डबल वैल्यू हो जाएगा। यही होता था। 3 से मल्टीप्लाई किया सेम डायरेक्शन 3 टाइम्स, -3 से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा 3 टाइम्स। ये वेक्टर ये वाला था, ये -हाफ वेक्टर हो गया क्योंकि उसका हाफ कर दिया है, वैल्यू अपोजिट कर दिया है। उस तरह से देखा था हम लोगों ने। 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 वेक्टर प्रोड्यूस होगा। यही देखे थे। इट मीन समरी क्या था? पढ़ो क्या है समरी? इफ C इक्वल टू देन पढ़ो आगे K टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ A, और K का भी वैल्यू, A का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू और वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वैल्यू मिलेगा। डायरेक्शन जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, डायरेक्शन डिसाइड करता है। C will be in the same direction if K is positive, opposite direction if K is negative, and C बन जाएगा जीरो वेक्टर। डायरेक्शन छुप जाएगा, पॉकेट में आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा।
जब हम लोग k 0 रखेंगे तब। ये सब देखा था। और रिजॉल्व करना, तो रिजॉल्विंग वेक्टर पेज नंबर 51 में रिजॉल्विंग वेक्टर को समझें। रिजॉल्व करना, तो ये थोड़ा सा देखा भी था, फिर भी मैं रिकैप करते हुए चल रहा हूँ। देखो किसी वेक्टर को ध्यान देना, कोई एक वेक्टर है a मान लो, तो इसको रिजॉल्व तो हम लोग बहुत सारे पार्ट में कर सकते हैं भाई। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर भी हो जाएगा, ये a वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर भी हो जाएगा ये वेक्टर। इसलिए नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ले जाओ, यहाँ ले आओ, ये मिल जाएगा, ये ले जाओ, ये ले जाओ, मिल जाएगा, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ऐसे यहाँ ले आओ, यहाँ से यहाँ कर दो, सभी मिलेंगे। इट मीन्स बड़े सारे पॉसिबल पेयर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। कितने हो जाएंगे? लेकिन अपना इंटरेस्ट किस में रहेगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। क्यों इंटरेस्ट रहेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भाई? क्यों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इंटरेस्ट रखते हैं? मतलब आपस में परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं भाई? ताकि ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकें जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, एक तरफ एक्स एक्सिस एक तरफ वाई एक्सिस ले लिया जाए तो इसका हम लोग इजीली रिजॉल्व करके लिख पाएंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी लिख पाएंगे। ये अगर ए वैल्यू का है तो ये कितना है? ये वैल्यू कितना है? ये अगर ओ है, ये ए है और ये बी है, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, होगा कि नहीं? और ओ ए वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग क्या? ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। कैसे? तो इसलिए हम लोग ए वेक्टर को लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर को क्या लिखें? ए cos थीटा आई कैप। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वैल्यू का होता तो आई कैप, 2 वैल्यू का होता तो 2 आई कैप, 3 वैल्यू का होता तो 3 आई कैप, बट ए cos थीटा वैल्यू का है तो ए cos थीटा आई कैप। और इधर यूनिट वैल्यू होता तो j कैप, 2 वैल्यू का 2 j कैप, 3 वैल्यू का 3 j कैप, a sin थीटा वैल्यू का तो a sin थीटा j कैप लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? a sin थीटा j कैप। और इस a cos थीटा को क्या बोलते हैं? a का x कंपोनेंट, और इसको क्या बोलेंगे? a का y कंपोनेंट। तो वेक्टर a इज इक्वल टू ax प्लस ay, ax i कैप प्लस ay j कैप। और a वेक्टर का वैल्यू अगर लिखना चाहें, a वेक्टर का वैल्यू लिखना चाहें तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इट मीन्स ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ये तो ax है और ये वाला ay है, इसलिए अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर कोई वेक्टर है, मान लो 3i प्लस 2j, इसका मीनिंग समझते हो क्या हुआ? कोई वेक्टर 3i प्लस 2j है, इट मीन्स x डायरेक्शन में कितना जाना है? 3, y डायरेक्शन कितना जाना है? 2। तो ये वाला वेक्टर हो गया 3i प्लस 2j। इस a वेक्टर का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 30। ये वैल्यू है इस वेक्टर का। अगर कोई वेक्टर b है, मान लो वो 4i प्लस 3j हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? इस डायरेक्शन में 4 जाने पड़ेंगे, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में 3 जाने पड़ेंगे, तो ये मिलेगा b वेक्टर। इसका मीनिंग तो यही हो गया, ये b वेक्टर हुआ। और इधर x एक्सिस है, इधर क्या है? y एक्सिस। ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से y एक्सिस लिखो चाहे वहां से लिखो, बात देखिए। ये 4i कैप हो गया और ये क्या हो गया? b j कैप हो गया, और ये वेक्टर हो गया 3i प्लस 4j। तो बताओ b का वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना? अंडर रूट 25 मीन्स होना भी चाहिए, क्योंकि ये 4 हो ये 3 हो तो होगा ही 5 ये वैल्यू, अदरवाइज तरह से भी। इसलिए वर्किंग रूल क्या हो गया भाई? तो वर्किंग रूल ये हो गया कि कभी भी अगर कोई वेक्टर है, उसका x है कंपोनेंट i x कंपोनेंट और ay है j कंपोनेंट, देन वेक्टर a विल बी इक्वल टू i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो और j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, ऐड करो, इससे मिलेगा तुम्हें रिजल्टेंट, यानी कि वेक्टर का वैल्यू। इस वेक्टर का मॉड ऑफ a इज इक्वल टू जो इसका i का कोफिशिएंट है वो और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर करो। समझ गए? अगर डायरेक्शन निकालना हो, मान लो इससे डायरेक्शन थीटा का डायरेक्शन निकालना हो तो ये है ay, ये वाला क्या है? ay, और इधर वाला क्या है? x। इसलिए tan थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? ay अपॉन x। x एक्सिस से एंगल बन रहा है, तो जिस तरह से ये दो पार्ट में तुमने रिजॉल्व किया हुआ है उसका लिखा है हिसाब।
उसी तरह से अगर हम लोग चाहें बी वाले का काम किया ऐसे, अगर हम लोग चाहें तो इसको 3 पार्ट में भी रिजॉल्व करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट के कैप। अगर ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? तो आर वेक्टर अगर मान लो ए एक्स आई कैप, अभी थोड़ी देर में इसको देखेंगे, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेम फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि इस आर का वैल्यू क्या होगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट ए वाई स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट, ऐसा लिखने पड़ेंगे। ये है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। पहले ये तो याद आ गया, रिजॉल्व करना, 2 पार्ट में रिजॉल्व करना, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ये तीसरा जो आता है वो जेड कंपोनेंट वाला, ये तब आता है जब स्पेस में कोई वेक्टर हो, उसको रिजॉल्व कर रहे हो। किसको रिजॉल्व कर रहे हो? स्पेस का वेक्टर रिजॉल्व कर रहे हो। एग्जांपल देखो, इसको दिखा रहा हूं। इसको समझने के लिए थोड़ा 3 डायमेंशनल माइंड भी चाहिए, सोचने वाला माइंड। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये 3 एक्सिस हैं मान लो। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो एक हमने इस तरह से क्यूबॉइड लिया, ये मान लो क्यूबॉइड है और ये डायगोनल है, यही वेक्टर ए है, इसको हम लोग लिखना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ध्यान देना, ओ है ये, और मान लो ये एक वेक्टर है जिसको हम लोग रिजॉल्व करके, ये स्पेस में वेक्टर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल समझो, सबसे नीचे वाला जो फेस है ये समझो फ्लोर है, क्लासरूम में मान लो ये फ्लोर है, ये क्या है? सीलिंग है, नहीं है? इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। ये वाला है ऑरिजिन, तो बताओ इस क्लासरूम में ऑरिजिन कहाँ है? ये वाला है, ऑरिजिन इधर है। इसका मतलब इस डायग्राम के हिसाब से ऑरिजिन इधर है कि इधर है? इधर है। इस डायग्राम के हिसाब से तो इधर है। ये एक्स एक्सिस हो गया, उधर वाई एक्सिस हो गया। मान लो यहीं से देखें, यहाँ से ये वाला कॉर्नर है, ऑरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इधर जा रहा है वो है जेड एक्सिस। यहाँ पे समझो, या उधर कॉर्नर पे समझो, जेड एक्सिस ऐसे। इसको ध्यान देकर समझने पड़ेंगे। अब ऐसे कंडीशन में ये वेक्टर है ओपी, ओपी वेक्टर है, मतलब इस ऑरिजिन से लेकर उस डायगोनल तक ओपी वेक्टर है, यही है। यहाँ से ये वाला वेक्टर, इसके पहले जो देखा था हम लोगों ने वो XY प्लेन में देखा था। अभी जो ये जो रिजॉल्व कर रहे थे वो क्या था? ओनली XY प्लेन, मतलब सिर्फ इस सवाल पे बात हो रही थी। X एक्सिस था इधर और Y एक्सिस था इधर। ध्यान से समझना, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। इसके पहले वाला, इसको भी छोड़ो, इसके पहले वाला जो था वो सिर्फ XY प्लेन में था वेक्टर। इट मींस ये X एक्सिस है और ये क्या है? Y एक्सिस, और इसमें ये वेक्टर था, ये वेक्टर था। मान लो ये X एक्सिस बना हुआ है, इधर Y एक्सिस बना हुआ है, ये प्लेन है, ये वेक्टर है। इस वेक्टर का कुछ x कंपोनेंट हुआ ये, y कंपोनेंट हुआ ये, तो इसको लिख दिया हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर हो गया ax i कैप, ये वाला वेक्टर हो गया ay j कैप, और इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर दिया। सो वेक्टर इन ए प्लेन, अगर ये ऐसे होगा तो ax कम हो जाएगा, ay ज्यादा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ax और कम हो जाएगा, ay बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा तो ax 0 है, ay ही पूरा है, और ऐसे हो जाए तो प्योरली x एक्सिस, ऐसे हो जाए तो x और y दोनों, ऐसे हो जाए तो x एक्सिस पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, इधर चला गया, ऐसे हो जाएगा तब भी निकाल लेंगे ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। तो ये तो रिजॉल्व करना था 2 डायमेंशन में, ये रिजॉल्व किए कितने डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में, x और y की तरफ। अब ये वाला जो है वो 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करने का है। अब ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, मान लो चीटी था तो ये मूव करता हुआ यहाँ चला आया, डिस्प्लेसमेंट ये बना, इसको लिख रहे थे तो I और J में लिख सकते हैं। लेकिन ये मान लो मॉस्किटो था, इस कॉर्नर पे तो बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे चला, फिर ऐसे ऐसे उड़ गया, उड़ते 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 करते करते वहाँ पर उसको। तो अब तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये नहीं है जो x और y में खाली काम हो, अब स्पेस में है ये वेक्टर।
तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो उसके लिए 3 कंपोनेंट चाहिए होता है, ठीक है। पर्पस समझ गए, किसको रिजॉल्व करने हैं? ये वाला वेक्टर को रिजॉल्व करना है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक या उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक मानो। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर कैन बी रिटन बाय ट्रायंगल लॉ, यहाँ से उस कॉर्नर तक फ्लोर पे वेक्टर प्लस वो वाला, ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। मान लो ये डायगोनल होता ऐसे, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक होता, तो इस फ्लोर पर का वेक्टर ऐसे और प्लस ये वाला वेक्टर ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये वाला वेक्टर होता डायगोनल, तो फ्लोर पे वेक्टर और प्लस ये वाला वेक्टर कर सकते हैं। तो उसी तरह से इसको अगर हम लोग दिखाएं तो इसको क्या लिखना चाहिए भाई? तो इसको लिखना चाहिए ये वाला वेक्टर, ये वाला फ्लोर पर का वेक्टर हो गया, मान लो ये m पॉइंट है, ये वेक्टर और प्लस ये वाला वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, और ये दोनों आपस में एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? 90 से कम कि 90 से ज्यादा? बोलो, ये वाला कितना एंगल है? 90 से कम कि 90 से ज्यादा? 90 है कि नहीं? क्योंकि एक तो फ्लोर पे वेक्टर था, दूसरा वर्टिकल था, इसलिए ये वाला जो डायगोनल था एक फ्लोर पे गया और दूसरा ऐसे वर्टिकल, ये वाला हो गया। इधर फ्लोर वाला ये वेक्टर है, हाथ हमारा फ्लोर वाला वेक्टर है, ये वर्टिकल है, और इस तरह से ये डायगोनल है, ठीक है। ये वाला अगर था तो ऐसा समझेंगे फ्लोर पे आता हुआ जा रहा है ये, और यहाँ से ऐसे ऊपर, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, वैसे ही इसको लिखा है मैंने, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, OM प्लस MP, ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर A को। वेक्टर A इज इक्वल टू OP वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? OM वेक्टर प्लस, बोलो कितने लोग समझे इसको? चलो सारे लोग समझ गए। तो अब जरा देखो इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो ये तो स्टैंडर्ड वेक्टर है, कम से कम ये वाला स्टैंडर्ड है, किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन, y एक्सिस के पैरेलल है, y डायरेक्शन में। अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लो x0, y0 एंड z0 कोऑर्डिनेट होता, किसका? P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना कोऑर्डिनेट है? x0। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है MP वेक्टर है, MP वेक्टर, वो MP वेक्टर तो कम से कम क्लियर है, वो है y0 j कैप। बोलो है कि नहीं? y0 ही तो इसका हाइट, y डायरेक्शन में तो y0 जाना है और इस डायरेक्शन में तो y0 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं MP वेक्टर को। लेकिन OM वेक्टर को क्या लिखें? तो OM वेक्टर अभी स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि OM तो भाई फ्लोर पर का वेक्टर है, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन में। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको n पॉइंट इसको बना दें, तो दिस OM वेक्टर कैन बी रिटन है, इधर वाला वेक्टर लिख सकते हैं ऐसा, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं OM वेक्टर को। क्या लिख सकते हैं? ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर और प्लस MP वेक्टर, ये एज इट इज। बोलो ऐसा लिख सकते हैं। इस वेक्टर को लिखना हो तो ON वेक्टर प्लस MP वेक्टर, और इन दोनों में एंगल कितना है? 90 से कम कि ज्यादा? 90 है। मतलब हमें इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था, तो पहले लिखा ये फ्लोर का वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। अब फ्लोर का वेक्टर को क्या लिखे भाई? तो उसको लिखा xi कैप प्लस zj, मींस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू फ्लोर का ये वाला वेक्टर और प्लस ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू फ्लोर वाला वेक्टर, और प्लस वो तो ऐड करेंगे ही y0 j कैप। इसलिए अब इस तरह से, अब बताओ ये जो कोऑर्डिनेट तो समझते हो, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है बताओ? इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट है x0, y कोऑर्डिनेट है 0, z कोऑर्डिनेट है 0। इसका क्या लिखोगे बताओ कोऑर्डिनेट m पॉइंट का? x कोऑर्डिनेट है x0, y कोऑर्डिनेट है 0, z कोऑर्डिनेट z डायरेक्शन में कितना गया भाई? z डायरेक्शन इधर समझना, ठीक है, z डायरेक्शन ऐसे। तो ये z डायरेक्शन में कितना? z0, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर को प्लस इस वेक्टर को लिखा, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो इस तरह से 3 वेक्टर हो गए। अब बताओ ON वेक्टर को क्या लिखें? ON वेक्टर इज इस डायरेक्शन में, इस क्यूबॉइड का लेंथ था, इधर का x0 लेंथ था, इधर हाइट जो था वो कितना था? y0 था,
और इधर वाला कितना था, x0 था, तभी तो ये सब कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं। तो बताओ इस ON वेक्टर को क्या लिखा जाए, x0 i कैप प्लस NM वेक्टर को क्या लिखें, z0 k कैप, ऐसा लिखें। और प्लस MP वेक्टर को क्या लिखें, y0 j कैप। और ये x0 क्या है भाई, तो A वेक्टर का x कंपोनेंट है, A वेक्टर का x कंपोनेंट। A वेक्टर ये है डायगोनल वेक्टर, इसका x डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, यहां से वहां चला गया मॉस्किटो, x डायरेक्शन में कितना आ गया, x0 गया, y डायरेक्शन में कितना आ गया, y0 गया, और z डायरेक्शन में कितना गया भाई, z0 गया। इसलिए इसको लिख सकते हैं x0 को AXi कैप, z0 को लिख सकते हैं AZ k कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं AY j कैप। सो वेक्टर A इज इक्वल टू ये 3 पार्ट में हो गए i j k। सो A वेक्टर इन जनरल क्या बन गया बताओ, फाइनली क्या लिखें, A वेक्टर इज इक्वल टू AXi कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप, ऐसा लिखें। तो इसका वैल्यू भी अब बता दो क्या हो जाएगा, वैल्यू तो फॉर्मूला से देखा था वैसे, लेकिन इस डायग्राम से देखो, A का वैल्यू मींस, इस A का वैल्यू मींस OP का वैल्यू, A का वैल्यू मींस OP वेक्टर का वैल्यू। ध्यान देना भाई, इसको ब्रेक करूंगा, ये पहले समझ लो। इस A वेक्टर का वैल्यू इज इक्वल टू OP का वैल्यू। OP का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। अगर इसको हम लोग लिखें, इसका स्क्वायर, A वेक्टर का स्क्वायर मींस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, अब बताओ OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर लिखना है। OM का स्क्वायर को इस वाला ट्रायंगल, ये था फ्रॉम ट्रायंगल OMP, और अब मैं लिखना जा रहा हूँ OM स्क्वायर को ON स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो ये कहां से लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम कौन सा ट्रायंगल, OM, और प्लस ये MP स्क्वायर तो एज इट इज है। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब बताओ ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आया है वो ON स्क्वायर, ON क्या है, x0 है, यानी AX है। ON क्या है भाई, x0 बोले या AX बोले, इसका स्क्वायर प्लस NM क्या है, Z0 स्क्वायर, यानी AZ जो लिख लें, प्लस MP का स्क्वायर, Y0 का स्क्वायर, और ये है x0 सब, जो एक ही फॉर्मेट में सबको लिखें। तो इससे हमें मिल जाएगा कि A वेक्टर का वैल्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर। इट मींस वेक्टर A का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये भी याद रखते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, रिजॉल्व ए वेक्टर इन स्पेस। वेक्टर इन स्पेस को रिजॉल्व करना हो तो वी विल हैव 3 कंपोनेंट्स, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या होगा, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक x एक्सिस के अलाउंग, एक y के अलाउंग, एक z के अलाउंग, 3 कंपोनेंट होंगे। तीनों कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, बोर्ड पे देखो कैसे रिप्रेजेंट किया। तो मैंने बताया भाई कि डायगोनल होगा क्यूबॉइड का, और ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर समझेंगे। ये वेक्टर क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए AX i कैप प्लस AZ k कैप लिखा इसको, और ये वाला वेक्टर तो है AY j कैप, है ना भाई, AY j कैप या Y0 j कैप। इस तरह से तीनों वेक्टर को, इसको ट्रायंगल लॉ से लिखा और इसको भी ट्रायंगल लॉ से लिखा, और इस तरह से मिल गया ये वेक्टर है। इस वेक्टर का वैल्यू निकालना था तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और मिल गया हमें वैल्यू। इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में कोई परेशानी तो नहीं है। ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ऐसा लिखा होगा, लेकिन ये OM का स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड नहीं, इसलिए इसको ON स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से आगे। क्योंकि ये जो डायगोनल वाला है फ्लोर पे वो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, वो ये स्क्वायर मिलेगा, और ये स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर मिल करके ये वेक्टर का स्क्वायर मिल जाएगा। कितने लोग समझे हैं सर? क्या बोला, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट्स नहीं समझता है। कोऑर्डिनेट्स देखो, इसका कोऑर्डिनेट तो समझते हो, x नॉट 0 0। इसका समझते हो, x कोऑर्डिनेट 0 पहले लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y नॉट और z कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि y एक्सिस। इसका तो लिख सकते हो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट z नॉट, ऐसा लिखते हैं। वैसे ही इसका लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, इसका बताओ भाई। x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, x नॉट तो क्या है नहीं, इसका x कोऑर्डिनेट तो है नहीं, ये तो इस वाले प्लेन में है, yz प्लेन में, तो x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज y नॉट और z कोऑर्डिनेट। इस तरह से इसका अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट में x नॉट, y कोऑर्डिनेट y नॉट है और z कोऑर्डिनेट z नॉट है, क्योंकि ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल का मतलब क्या है, x डायरेक्शन में x नॉट जाना, y डायरेक्शन में y नॉट बीच गया और z डायरेक्शन में उधर गया, तब जाके ये वेक्टर मिला है। तीनों हो गए कोऑर्डिनेट इसमें। इट मींस ये सिंपली सोचो, लिखो मत अभी, सिंपली ये सोचो कि ये वाला जो वेक्टर है डायगोनल वेक्टर, ये डायगोनल वेक्टर इज इक्वल टू फ्लोर का डायगोनल जो फ्लोर पे चला जाए प्लस उधर का, वो वाला तो स्ट्रेट है y नॉट जे कैप, वो तो स्ट्रेट है y नॉट जे कैप। मेन तो लफड़ा इसका है, ये फ्लोर वाला वेक्टर को, क्योंकि इधर x एक्सिस y एक्सिस नहीं है इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया, समझो ये और प्लस ये लिख सकते हैं। तो ये वाला है x नॉट i कैप, ये वाला है z नॉट k कैप, तो मिला फ्लोर वाला वेक्टर, और फ्लोर वाले वेक्टर में y नॉट j कैप तो ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए इस तरह से 3 पार्ट में हो गए। OM प्लस NP था, इसको 3 पार्ट में कर दिया, ये 3 पार्ट जे के सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो और रूट अंडर लगा दो, चाहे ये करो या तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्मूला रटने को नहीं बोल रहा, डायरेक्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, बट ये स्क्वायर तो y नॉट स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या होगा, तो ये स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम ONM के लिए, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर, मींस x नॉट स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर इज ये स्क्वायर, ये वाला, तो x नॉट स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर ये मिल गया और प्लस y नॉट स्क्वायर ये मिल गया, यही काम हुआ है, x नॉट स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर ये मिल गया हमें फाइनली। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्कूल में, और याद रखने हैं शॉर्टकट में कि i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड कर लो और रूट अंडर लगाओ, लिखो। वेक्टर पेज नंबर 51 है, जितना लिखा हुआ है सब लिखो। उठाएंगे रिजल्टेंट मींस वेक्टर ए को रिजॉल्व किया है 3 कंपोनेंट्स में, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ये समझो रिजॉल्व हुआ। लिख लिए यहाँ तक, जो लोग लिख लिए थोड़ा डाउट इसमें से देखो, सोचो क्या डाउट हो रहा है, डाउट सोचो भाई। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा ना? हाँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन तो अलग चीज है, पहले मैग्नीट्यूड हो गया काम, डायरेक्शन के लिए तुम्हें एंगल निकालने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस से एंगल निकालो तो बताओगे कि एक्स एक्सिस से इतने एंगल पे है, या वाई एक्सिस से एंगल निकालें, जेड एक्सिस से एंगल निकालें, ये सब एंगल्स भी निकालते हैं, लेकिन मैथ्स फिलहाल के लिए तो हमें सिर्फ ज़रूरत है मैग्नीट्यूड और इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का, आई जे के में सबके साथ एंगल निकालना, ये सब मैथ्स में होगा। अभी हमारा फिजिक्स में इतना काम नहीं है, फिजिक्स में काम है बस इसको रिजॉल्व करके 3 पार्ट में लिख दिया, और मैग्नीट्यूड इसका हम लोग i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करेंगे और रूट कर देंगे। और कुछ सोचो भाई डाउट। वेक्टर के 50% काम तो आपको फिजिक्स में जानना पड़ेगा, बाकी 50% ये जो फिजिक्स में जरूरत नहीं है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन वो सब हमें नहीं जानना। यहाँ तक क्लियर है, लिख लिए? बोलो भाई, लिख लिए ना अब ये? तो फिर से खड़े हो जाओ एक बार। इसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स। क्या शुरू करेंगे?
बैठ जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस मत करो भाई। अगर कोई वेक्टर, इफ ए वेक्टर is 3i plus 4j plus 5k, तो इस वेक्टर का वैल्यू क्या ऐसे हो जाएगा। और अगर कोई वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या है ये? इसका मतलब x डायरेक्शन में 3 जाओ, y डायरेक्शन में 4 जाओ और z डायरेक्शन में 5 जाओ, पहुंच जाओगे उस पॉइंट पे। अगर ये वेक्टर ऐसे है, जिसको कि ऐसे रिजॉल्व किया हुआ है, ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो समझना क्या है कि ये वेक्टर हमें स्टार्ट करने हैं और जिनसे कहीं से स्टार्ट करेंगे। भाई पीछे वाला जरा ध्यान रख लो जब डिस्कस हो रहा हो, इतना स्लो लिखोगे अब तक लिख ही रहे हो। 3i plus 4j plus 5k का माइंड में क्या मीनिंग सेट होता है वो समझना जरूरी है। ऐसे तो लिखा रहेगा लेकिन इसका मीनिंग पीछे दिखे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कहीं ओरिजिन से मान लो मॉस्किटो ने चलना यहाँ से शुरू किया, चलते चलते ऐसे ऐसे उड़ते हुए वहाँ पहुँच गया, वहाँ पे फैन के पास पहुँच गया, वहाँ पूरा उतरने के यहीं तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3i plus 4j plus 5k से ये मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कैसे हम लोग उस पॉइंट तक पहुंचेंगे भाई? मान लो सिर्फ x y z में जाना है तो कैसे उस पॉइंट तक पहुंचोगे? क्योंकि ऐसे पहुंचोगे तो पता नहीं लगेगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। प्योरली x डायरेक्शन में जाए तो कितना जाना पड़ेगा? 3 जाना पड़ेगा। और प्योरली y में मान लो 3 गए तो उस कॉर्नर में पहुंच गए, फिर 4j गए तो उस कॉर्नर में पहुंच गए, 4j ऐड कर दिया, फिर प्लस कर रहे हैं 5k, मतलब इस डायरेक्शन में 5 चलेंगे तो उस पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए। इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर इस वेक्टर को पहुंचना है स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट तो x डायरेक्शन में 3, y डायरेक्शन में 4 और z डायरेक्शन में 5 चलो पहुंच जाएंगे। -5 होता तो क्या होता? 3i plus 4j और उस डायरेक्शन में जाते 5 और तब वो वेक्टर मिलता। बोलो ठीक है यहाँ तक? तो इसके आगे 52 नंबर पेज है। 52 नंबर पेज पे है डॉट प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो डॉट प्रोडक्ट से ही काम आएगा। फॉर एग्जांपल वर्क डन, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इंटीग्रेशन वर्क डन होता है। तो ये तभी समझ पाओगे, बिना वर्क करके आप फिजिक्स पढ़ पाएंगे आगे। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट और भी बहुत सारे केस हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट का जरूरत होता है। डॉट प्रोडक्ट होता क्या मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में कि किसी वेक्टर a को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर b से तो दो पॉसिबिलिटी है, a डॉट b या फिर a डॉट b। a डॉट b से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे जो प्रोड्यूस होता है एक वेक्टर, इससे जो प्रोड्यूस होगा वो एक स्केलर प्रोड्यूस होगा। कौन सा स्केलर प्रोड्यूस होगा, कितना स्केलर प्रोड्यूस होगा? तो वो होता है a का वैल्यू b वेक्टर का भी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का एंगल का कॉस। डॉट प्रोडक्ट ये है। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा वैल्यू में भाई? तो ये वैल्यू में होगा वेक्टर a का वैल्यू वेक्टर b का भी वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू। ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। और ये प्रोड्यूस हुआ, ये क्या है? स्केलर है। मान लो वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 2 और cos थीटा का वैल्यू है मान लो हाफ, तो वैल्यू क्या मिला हमें? 5। तो डॉट प्रोडक्ट हमें 5 मिला। मींस डॉट प्रोडक्ट 5 i कैप j कैप k कैप ये सब नहीं मिलेगा, एक स्केलर ही मिलेगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर विल प्रोड्यूस ए स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्केलर। लिख लो। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड cos थीटा का वैल्यू रखा, हमें मिल गया 5। ये एक स्केलर है
वेक्टर नहीं होता, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी जो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में हम लोग फोकस हैं। बोलो मत बीच में, वर्क डन ये एक एग्जांपल है, यहाँ यूज हो रहा है। बीच में डॉट लगा रहे हैं, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट हो गया। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों हैं या कुछ नहीं भी लगा सकते हो, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जो अलजेब्रा में होता है। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, a इंटू बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, a इंटू बी कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट बी डॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब एक ही बात है, क्योंकि अलजेब्रा में भाई 2 इंटू 3 ऐसे लिखो, ये 2 इंटू 3 ऐसे समझे, या कुछ ना लिखें तब भी, ये ब्रैकेट डाल दे तब भी, सब एक ही बात। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन दो वेक्टर हो उनके बीच में डॉट का अलग मीनिंग है, क्रॉस का अलग मीनिंग है। और दो वेक्टर के बीच में चाहे डॉट होगा चाहे क्रॉस ही होगा, प्रोडक्ट ले रहे हैं। ठीक है यहाँ तक। अब तुम बताओ, डॉट प्रोडक्ट जब ऐसे हम लोग पता लग चुका, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप का वैल्यू यही बताता है, आई कैप का वैल्यू और कॉस दोनों के बीच का एंगल। बताओ आई कैप का वैल्यू 1, आई कैप का वैल्यू 1 और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री, तो वो भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, सब अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में क्या मिला? 1। सो आई कैप डॉट आई कैप विल बी 1, तो इतना ही जे कैप डॉट जे कैप भी होगा और यही के कैप डॉट के कैप भी होगा। आई डॉट आई है, आई कैप और cos 0 डिग्री 1 और ये जे डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। साइन सब कॉस है, साइन वाला आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, ये कॉस लिखना भाई, साइन मत कर देना, कॉस ऊपर से आ रहा है कॉस ही रहेगा। इसलिए ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे भी लिख सकते हो, सब अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, कुछ ना भी लिखो तब भी वो मल्टीप्लिकेशन ही है। डॉट लिखो क्रॉस, जब स्केलर है, ये ए क्या है? स्केलर है, ये क्या है? स्केलर है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कुछ भी लिख दो, एक ही बात है। लेकिन जब दोनों वेक्टर होंगे तब अलग अलग है। तो हम लोगों ने देखा, इसको भी लिख लो, यूनिट वेक्टर जो अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उस कंडीशन में 1 हो। ए डॉट बी तुम्हें ये मिला, बी डॉट ए क्या मिलेगा? ए डॉट बी तो तुम्हें ये मिला, बी डॉट ए क्या मिलेगा? बी का वैल्यू ए का वैल्यू cos थीटा, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन तुम्हें पता है कि मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात तो एक ही है। इसलिए दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी cos थीटा, चाहे बी ए cos थीटा, ये हमारा ए डॉट बी भी है। इसलिए बी डॉट ए ले चाहे ए डॉट बी ले, एक ही बात। और अब देखा जाए 2i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं 3i माइनस 9k, दो अलग अलग वेक्टर हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो इसके साथ, इसको कैसे इवेलुएट करेंगे वो समझा जाए।
ठीक है, लिखना बंद करो भाई, इसको समझो। इवैल्यूएशन, मान लो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर स्कूल में आ जाए कि फोर्स इज गिवन बाय 2i + 3j न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 3i - 9k, तो वर्क डन निकालो। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, यही काम करने पड़ेंगे। तो फोर्स का वैल्यू लिखा, फोर्स का वैल्यू कितना लिखा भाई, तो 2i + 3j लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितने के साथ, 3i - 9k के साथ। इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो समझो। इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरह से इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, इसके साथ फिर डॉट प्रोडक्ट लो, यही काम करेंगे। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट को पहले हम लोग ब्रेक करें। तो इसको क्या लिखा जाएगा, लिखना मतलब ही 2i कैप डॉट 3i कैप, फिर अभी इसका इसके साथ तो -2i कैप डॉट 9j कैप, फिर इसका इसके साथ +3j कैप डॉट 3i कैप, ये हो गया। और फिर माइनस कितना हो जाएगा, 3j कैप डॉट 9j कैप, ये मिल गया। जैसे उधर करते थे वही काम यहाँ भी करते हैं। अब इसका हम लोग इवैल्यूएशन करें तो i डॉट i 1 होगा, 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब जो स्केलर है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो और इसका हिसाब अलग कर लो, तो ये 6 हो गया। और i डॉट i तो होता है 1 माइनस ये क्या हो गया 18, और i डॉट k 0, क्योंकि i का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1, बट कॉस है 90 डिग्री। i और k में x एक्सिस और z एक्सिस में कितना एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे ही डिफरेंट यूनिट वेक्टर आ गए तो 0 हो गया डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली 3j डॉट i है, j तो अपवर्ड है, i वाला इधर है, इसलिए 90 डिग्री एंगल हुआ, तो क्या मिलेगा, अरे उधर देख रहा है, उस खोपड़ी में देख रहा है, उसकी खोपड़ी में क्या देख रहा है, जुए हैं उसके खोपड़ी में, इधर देखो। ये क्या हो गया, 3 × 9 27, j डॉट k 0, तो कितना वैल्यू आया, और ये 6, तो 6 जूल बोल दोगे आंसर, काम खत्म हो गया, वर्क डन इज 6 जूल। समझ गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है और फोर्स ये, लिख लो। लिखो जल्दी, फोर्स गिवन F दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन दिया हुआ है, लिखो। बोर्ड पर से नहीं लिखा जा रहा क्या, तो बोर्ड पर से लिखो, क्या आपस में डिस्कस करते हो। और बी करो चाहे बी डॉट ए करो, बात नहीं ए डॉट बी नहीं करो, बी डॉट ए करो। समझा भाई, तो 6 जूल मिल गया डॉट प्रोडक्ट। i डॉट j क्या होगा, i डॉट j 0, क्योंकि i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1 और cos तो 0। तो यही तो i डॉट k से भी होगा जब भी, और j डॉट k से भी यही होगा। डिफरेंट यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 0, सेम यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1।
देखो और भी डॉट प्रोडक्ट का हम लोग वर्क डन निकालने होंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दिया जाए हम लोग काम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने का भी काम बाद में करेंगे जब वर्क पढ़ेंगे। तो फिलहाल डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग तो समझ गया कम से कम कैसे होता है, क्या है ये, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बाद में जानने हैं। फिलहाल तो इवेलुएट करने का समझ गए हम लोग। और देखो यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कैसे हम लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का और यूज क्या है, तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यूज करते हैं हम लोग एंगल निकालने में, ठीक है। यूज नंबर 1 लिखो, नहीं लिखा था, लिखो पेज नंबर 53 पे। डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड, डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन फाइंडिंग एंगल। भाई आपस में मत बोलो, आपस में ही बोलना है तो फिर आने की क्या जरूरत है। डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो ए डॉट बी होता है कितना, बोलो ए डॉट बी क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो मिल जाएगा इससे कितना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, मीन्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू बी का वैल्यू। ये भी क्या है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, यही है। इसलिए यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये समझते हो कॉस इनवर्स, नहीं समझते, नहीं समझते तो यहीं पे समझा दे रहा हूँ। साइन थीटा अगर हाफ आया तो थीटा कितना, 30 डिग्री। साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर साइन थीटा मान लो आया 2/3, देन थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स 2/3। 12th क्लास में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक चैप्टर है। साइन इनवर्स 2/3, जब तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू ऐसा आया जिसका तुम एंगल जानते हो तो थीटा बता दिया तुमने 30 डिग्री। नहीं जानते होते तो 30 डिग्री नहीं लिखते, साइन इनवर्स हाफ लिखते। साइन इनवर्स 2/3 लिखा। साइन इनवर्स हाफ का मतलब है ऐसा एंगल जिसका साइन वैल्यू हाफ हो, वो है 30 डिग्री। अगर tan इनवर्स मान लो 1/√3 है, इसका मतलब ऐसा एंगल जिसका tan वैल्यू 1/√3 होता हो, कितना। अगर मान लो कोई बोले tan इनवर्स √3 मींस ऐसा एंगल, tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो इनवर्स लिख रहे हैं tan इनवर्स √3 मींस ऐसा एंगल जिसका tan वैल्यू क्या होता हो, √3, तो क्या मिलेगा वो, 60 डिग्री। वैसे ही बताओ cos इनवर्स हाफ कितना, 60 डिग्री, π/3, ऐसा लिखेंगे। तो cos इनवर्स का मतलब समझ गए। अगर मान लो ऐसा हो जाए, एक कंफ्यूजन होता है, ध्यान से तुम लोग देख लो तो सब बेकार है, आपस में ही देखते रह जाते हो। cos इनवर्स मान लो √3/2 है, तो इसको हम लोग 1/cos √3/2 नहीं लिख सकते। मिसकंसेप्शन है, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं स्टार्टिंग में। cos इनवर्स है, ये एक फंक्शन है, पावर -1 नहीं है। ये पावर -1 नहीं है जो ये रेसिप्रोकल में ले आए, किसी का पावर में नहीं, ये एक फंक्शन है। ये कुछ कहता है, ये कहता है कि ये ऐसा एंगल ढूंढो जिसका कॉस वैल्यू ये होता हो, ये कह रहा है। ये नहीं है, ये कब होगा ऐसा, मान लो cos √3/2 ऐसा होता है। cos √3/2 पूरे का पावर -1 होता तो उसको लिख सकते थे 1/cos √3/2। पूरे का पावर -1 होता तो ये cos इनवर्स यहाँ पावर -1 होने से एक फंक्शन है, वो पावर नहीं है।
ठीक है। tan इनवर्स √3 का मतलब है सच एन एंगल हुज tan वैल्यू इज √3। मीनिंग समझ गए? ऐसा लिख सकते हैं इसको, लिख लो तुम भी, स्टार्टिंग से लिखो। एंगल निकालने में काम हो जाएगा। और इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन दे रहा हूं, जो पहले करेगा जो जल्दी करेगा चिप्स पाएगा भाई। 3 लोगों का टॉपिक चेक होगा। यहाँ तक लिख लिया हो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं लिखे? नहीं लिखे हैं तो लिख लो भाई। सच एन एंगल, एक को डिफाइन कर दिया, एक को मैंने लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अल्फा tan इनवर्स √3 का मतलब है सच एन एंगल हुज tan वैल्यू इज √3। वो अल्फा tan इनवर्स √3 60 डिग्री π/3 है। यही है। तो हम लोग एंगल निकालने में कर सकते हैं यूज डॉट प्रोडक्ट का। कैसे भाई? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में छुपा हुआ है एंगल, थीटा आ जाता है। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसलिए जैसे ही a डॉट b लोगे तुम्हें मिल जाएगा a डॉट b ए बी cos थीटा। इससे cos थीटा निकाल लेंगे बस। cos थीटा निकला, अगर हाफ निकला तो सीधे बोल दोगे 60 डिग्री। हाफ नहीं निकला, 1/3 निकला, तब तो डायरेक्ट नहीं लिखोगे, फिर तो तुम्हें cos इनवर्स 1/3 लिखने पड़ेंगे। क्योंकि हमेशा सॉल्व करोगे cos थीटा तो -1 से 1 के बीच में, सुनो, cos थीटा हो या sin थीटा हो, -1 से 1 के बीच में कहीं भी कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 1/4 आ जाए,
साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 1/4 आ जाए तो साइन थीटा अगर 1/4 आया तो थीटा क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 1/4। बस वो नहीं जानते हैं, उतना ही छोड़ देंगे, टेबल से देखने पड़ेंगे कि कौन सा एंगल पे 1/4 0.25 होगा। बोलो ठीक है, पेन कॉपी ठीक हो गया। बुकलेट में मत करना फालतू का, क्यों करना, तो तुम ऐसे ही कर दोगे। करना है लेफ्ट हैंड साइड पे करना। चलो एक क्वेश्चन है, फास्ट कैलकुलेशन करना भाई। याद रहे आई डॉट आई क्या होता है? जे डॉट जे और जी डॉट के 0। क्यों 0? डिग्री आ गया इसलिए 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जल्दी से करो और रजिस्टर उठा देना। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है। एक दो तीन निकाल लिया बस। सिस्टमेटिकली लिखा कर भाई, बाद में रिवाइज करने में कितना लग गया है। देखो भाई कैसे करेंगे, तो इसके दो मेथड हो सकते हैं। फिलहाल के लिए तो दो मेथड हो सकते हैं ऐसे दो, आपको एक ही मेथड बताया है। एक मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड भी है, 3i + 4j है और 3i - 4j है। ऑब्जर्वेशन मेथड भी है, 3i + 4j क्या हो जाएगा? इधर 3 चलो और उधर 4 चलो, मतलब इधर समझो एक्स एक्सिस है। देखो ऑब्जर्वेशन मेथड दिखा रहा हूँ, 3 इधर और इधर 4, ये वाला एंगल हो जाएगा 3 और ये 4, ये हो गया वेक्टर ए। मीनिंग यही समझे ना, वेक्टर ए का तो ये मीनिंग है। वाई एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस ऐसे, तो ये ए वेक्टर हो गया ग्रीन कलर का। अब बी वेक्टर दिखाना हो 3i - 4j, तो 3i तो ये है ही, -4j मतलब इधर आ गया, यही हो गया। तो इसमें हमें एंगल अगर ऑब्जर्वेशन से मिल पाए, जरूरी नहीं कि हर बार ऑब्जर्वेशन तुम्हारा काम करेगा, स्टैंडर्ड एंगल हो तो काम कर भी जाए। ये है तुम्हारा बी वेक्टर। अगर तुम्हें डायरेक्ट दिखे कुछ तो ठीक है, नहीं तो कॉमन सेंस वाला मेथड काम नहीं करेगा। ये स्टैंडर्ड एंगल है कुछ, ये वाला है 53 डिग्री और ये वाला भी हो गया 53 डिग्री, एंगल आएगा 108 डिग्री, 106 डिग्री। लेकिन कोई बात नहीं है, ये जरूरी नहीं है ऑब्जर्वेशन मेथड हर जगह काम करे। एंगल कैसे निकला? तो एंगल के लिए तुम्हें साइन थीटा का वैल्यू याद रहता है ना, कुछ एंगल का। किसका किसका याद रहता है? 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 का, 90 का याद रहता है। एक और याद रखना, साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, और यही cos 53 डिग्री भी होता है। ठीक है, रुक जाओ भी। सिमिलरली साइन 53 डिग्री, हंसने की बात नहीं है, ये जानना पड़ता है। साइन 37 डिग्री का तुम्हें 3/5 होता है, इसको ऐसे लिखें, साइन 37 डिग्री का वैल्यू ये है, साइन 37 डिग्री है 3/5, अलग से लिख लूंगा। साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, ये याद रखने चाहिए, कई बार कैलकुलेशन में काम करेगा। 4/5 होता है और यही होता है cos 37 डिग्री। यानी कि साइन का और cos का ये दो एंगल हमें याद रखना चाहिए। जिस
जिस तरह से तुमने याद रखा है वैसे ही ये भी याद रखना चाहिए। कई बार कैलकुलेशन से बचते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड थोड़ा ज़्यादा काम कर पाता है, इसलिए tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा? sin 37 3/5, cos 37 4/5, इसलिए क्या हो जाएगा? और tan 53 डिग्री कितना होगा? sin 53 है 4/5 और cos 53 है 3/5, दैट इज 4/5। अब देखो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि थीटा साइन थीटा tan थीटा होगा 4/3, तो 4/3 होता है कितना? 4/3 होता है 53 डिग्री। tan थीटा अगर 4/3 आया तो 53 डिग्री, तो हमें याद है इसलिए आप भी आगे से याद कर सकते हो। ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और याद रखना वेरी सिंपल। बोलो मत बीच में, क्या कोई परेशानी है? आंसर मत पूछा कर भाई, आंसर तो आएगा ही बोर्ड पे। साइन 53 और साइन 37 डिग्री, देखो यहाँ पे एक चीज याद रखो, सबका वैल्यू याद रहेगा। साइन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे बढ़ता है, होता है कि नहीं 90 तक। तो साइन 37 डिग्री जो वैल्यू होगा और साइन 53 डिग्री जो होगा, तो ज्यादा वाला कौन? 53 वाला। तो एक 3/5 और एक 4/5, बस इतना याद रखो। एक 3/5 होता है, एक 4/5 होता है। और साइन में तो एंगल ज्यादा हो तो ज्यादा, इसका मतलब साइन 37 होगा 3/5, साइन 53 डिग्री होगा 4/5। 37 और 53 दो होते हैं एंगल और वैल्यू होता है 3/5 4/5, बस इतना ही याद रखना है। साइन वाले में ज्यादा एंगल पे ज्यादा वैल्यू, इसलिए साइन 37 3/5, साइन 53 4/5। अब ये याद है तो कॉस रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि साइन जो 37 होता है वही cos 53 होता है और sin 53 जो होगा वही cos 37 होता है। और इसके बेसिस पे हम लोग tan का भी निकाल लेंगे। तो याद क्या रखना है तुम्हें? एक ही याद रखना है sin वाला, वो भी याद रखना आसान है। दो एंगल दो वैल्यू 3/5 4/5 और एंगल 37 53, इतना ही याद रखना है। 37 और 53 पे वैल्यू होगा 3/5 एंड 4/5 साइन के लिए। कभी भूल भी गया कि 4/5 किसका था 3/5 किसका था, तो तुम्हें इसके लिए याद रखना है ये कि कम एंगल पे कम वैल्यू होता है साइन में और ज्यादा एंगल पे ज्यादा वैल्यू होता है साइन में। कॉस में उल्टा होता है, कॉस में कम ही एंगल पे ज्यादा वैल्यू और ज्यादा एंगल पे कम वैल्यू, क्योंकि कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, होता है ना। चलो ये याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं है, रहने देंगे। ये कोई वर्सटाइल मेथड नहीं है, ये हमेशा काम करेगा, ये वाला हमेशा काम करेगा। ये जो मेथड हम लोगों ने देखा अभी, a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? a डॉट b डिवाइडेड बाई a। तो a का वैल्यू बोलो कितना? 3i प्लस 4j, बोला कर भाई। डॉट किससे लेना है? 3i माइनस 4j, इससे डॉट रख लेना है। अब बताओ a का वैल्यू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, b का वैल्यू √3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। बात एक ही है, क्या वैल्यू हो गया भाई? तो 3i डॉट 3i, ध्यान दो अभी सारे लोग। इसमें कौन सा आइडेंटिटी? सब बाद में करना, वो सब यहाँ मत कर। अलजेब्रा वाला वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे है, वेक्टर की तरह डॉट रख लें। ये डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर वेक्टर के बीच में है, यहाँ पे वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला काम मत करो। यहाँ पे वेक्टर यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 3i डॉट 3i, अभी देखो 3i डॉट 3i कितना होगा? 9। 3i डॉट ये j के साथ 0 हो जाएगा और फिर j का i के साथ 0 हो जाएगा। मीन्स 3i को 3i से करने की जरूरत है, इसके साथ 0 और इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ होगा कितना होगा? -16 और j डॉट j तो 1 होता है, तो 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? √25 यानी 5 इंटू 5, यही हो गया टोटल। इसलिए कितना हो गया वैल्यू? -7 डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। सो थीटा का वैल्यू आएगा cos इनवर्स -7 डिवाइडेड बाई 25, ये वैल्यू होगा एंगल। एक का करेक्ट है -7/25 cos इनवर्स, इसलिए बस ऐसे ही -7 लिख दिया।
डॉट प्रोडक्ट थोड़ी खाली निकालना चाहिए जो -7 लिखेंगे, और ये लिखा cos इनवर्स -7/25। फिर बाद में ऐसे क्यों कर दिया भाई? अच्छा, तो cos -थीटा cos थीटा भी होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा कैसे होता है ना भाई, cos इनवर्स थीटा का वैल्यू और माइनस थीटा का वैल्यू एक ही होता है, तो दो लोगों का फर्क है। लिख लो भाई। करेक्ट वाले कौन है? बोलो। देना पड़ेगा। लो भाई। और किसका था? डिनोमिनेटर ये तो 9 + 16 25। वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। देखो ये आया कहाँ से, वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू क्या लिखेंगे? ए का वैल्यू दिया है ये, तो ए का वैल्यू क्या होगा? आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है ना, ax² + ay² अंडर रूट, वही ax² और ay² अंडर रूट। और इसका भी लिखेंगे ax² 3² और ay² -4²। करने पड़ेंगे। ए का वैल्यू बी का वैल्यू ऐसे निकालते थे। लिख लो, दूसरा क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग। दो लोगों का चिप्स है, पहले करने का क्लैपिंग हो जाए। गरम कर लो, स्पीड बढ़ जाएगा अगली बार के लिए। एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई। इसका वैल्यू लिखने पड़ेंगे। ए का वैल्यू ये जो है ए वेक्टर का वैल्यू, बी वेक्टर का वैल्यू, और ऊपर लेने हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे भाई? तो इसका दोनों के साथ करो। तो आई को आई के साथ करने का फायदा है, जे के साथ करने का कोई फायदा नहीं है। आई डॉट जे 0 हो जाता है, सिमिलरली जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा। जे डॉट जे वाला काम करेगा, तो कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 × -4 -16 कर लिया, और जे डॉट जे तो 1 होता है। तो ये ऊपर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई इसका वैल्यूज ऐसे लिखने पड़ेंगे। सर अगर आई का एक माइनस आई का आई इंटू माइनस आई तो वो हो जाएगा -1 हो जाएगा, और आई डॉट I1। देखो आई कैप डॉट माइनस आई कैप, काम तो वही होने हैं। 1 × -1 पहले कर लो, और आई डॉट I1 हो जाएगा। ये कर लो, या तो फिर इसको इवेलुएट करो अलग तरह से। आई कैप है डॉट माइनस आई कैप है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, और दोनों के बीच का एंगल कॉस है 180 डिग्री, क्योंकि आई कैप इधर है, माइनस आई कैप इधर है। तो इससे हो जाएगा -1। जैसे भी समझ लो, मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो और आई डॉट आई लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। एक और क्वेश्चन करो जल्दी से। चलो भाई, और क्वेश्चन इस टाइप का है, कर लेंगे। ए बी दिया हुआ है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी फटाफट निकालो।
1 2 3 एक इसका ऊपर है, एक यहाँ पर में इतना एक्सचेंज मतलब है फंड स्पीड बढ़ाएंगे भाई, लेकिन एंगल बताओ कितना आया? बहुत लोग क्या एंगल, कितने लोगों के 90 डिग्री आया भाई? बहुत लोगों के बीच वाले गायब हो गए। 90 डिग्री एंगल आ रहा है इसका। कैसे? तो इसमें दो मेथड काम कर जाएंगे। अगर हम लोग याद रखें, ये है 4i माइनस 3j, 4i और माइनस 3j, ये वाला वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर? a, ठीक है। a वेक्टर ऐसे हो गया और b वेक्टर है 3i प्लस 4j। तो अगर तुम्हें याद हो कि ये 3i प्लस 4j होता है, ये होता है 53 डिग्री। tan इनवर्स 4/3 53 डिग्री और tan 3/4 होगा ये होगा 37 डिग्री। दोनों ऐड हो जाएंगे तो 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे। या तो फिर डायरेक्ट हम लोग देखेंगे भाई कि cos थीटा का वैल्यू तो होता है a डॉट b डिवाइडेड बाई ab। तो a डॉट b का वैल्यू अगर निकालें, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ निकालो, बोर्ड पे देखो ये, इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका इसके साथ कितना 4i और 3i कितना i डॉट i 1 और i का j के साथ करने की जरूरत नहीं है, j का i के साथ जरूरत नहीं है और j का j के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ 12 और j डॉट j 1 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू उसका वैल्यू। उसकी जरूरत नहीं कैलकुलेट करने के लिए, जब 0 आ गया तो कैलकुलेट डिनोमिनेटर की जरूरत ही नहीं है। इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं। भाई स्पीड बढ़ाया कर भाई, टाइम खराब चल रहा है। स्लो सुस्त। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो समझ लेना कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसके लिए एक पॉइंट भी होता है, पॉइंट लिखो। इफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन two non-zero vectors is 0, then the two vector will be perpendicular to each other. That is, if a dot b is 0 and a is a non-zero vector and b is a non-zero vector, दोनों non-zero vector होना चाहिए, then a is perpendicular to b. अगर ऐसा है, ऐसा होता ही है, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा, होना भी चाहिए, क्योंकि a और b अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b होगा a का वैल्यू b का वैल्यू और cos 90 डिग्री, तो अपने आप 0 हो जाएगा। कभी भी ऐसा हुआ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन दोनों कैसा वेक्टर होना चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ऐसा क्यों? नॉन जीरो वेक्टर क्यों होना चाहिए? सीधा लिख दिया था कि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर, लेकिन ये नॉन जीरो वेक्टर क्यों? तो इसलिए क्योंकि कोई भी एक अगर 0 वेक्टर हो गया तो आपस में परपेंडिकुलर हो ना हो ऐसे भी 0 हो जाएगा। कोई एक 0 का डॉट प्रोडक्ट होगा किसी के साथ, वो क्या कर देगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है। a डॉट b होता है a का वैल्यू b का वैल्यू और cos थीटा, a का वैल्यू ही 0 है तो आगे कुछ भी हो सब 0, b का वैल्यू 0 हो जाए तो सब 0। इसलिए a और b जब हमारा एक 0 वेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर का कोई मतलब ही नहीं है। जब एक वेक्टर
नल वेक्टर है, क्या है? तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर का क्या मतलब, इसका डायरेक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा तब तो उसके परपेंडिकुलर समझेंगे। इसलिए जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होगा तब हम लोग देखेंगे कि जब दोनों में डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो परपेंडिकुलर होगा। इसलिए कई बार दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करने के लिए, कई बार दो वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करने के लिए हम लोग उन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा देते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया और दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं तो हम लोग बोल सकते हैं द टू आर परपेंडिकुलर, तो वो भी लिख लेंगे। सो टू नॉन जीरो वेक्टर mutually perpendicular so or to A dot B equal to where dot product A dot B 0, डॉट प्रोडक्ट को A 0 कर दो,